हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें केमिस्ट्री का सेट 5 चल रहा है और फिजिक्स का सेट नंबर 6 चल रहा है। और केमिस्ट्री में सेट नंबर 5 में क्वेश्चंस नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं, 4 के का तक, और आज लेकर आए हुए हैं 4 के खा का क्वेश्चंस। और क्या कह रहा है 4 का खा क्वेश्चंस? 4 का ख क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर स्पष्ट करवाया है। फिर इसी में पूछा गया है कोलराउस का नियम और तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं वह है विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल। क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल और क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल? देखो, जो विद्युत रासायनिक सेल होगा वह रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को बदल देता है रासायनिक ऊर्जा के अंदर। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा? रासायनिक ऊर्जा में। दूसरा, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जो विद्युत रासायनिक सेल है इसके अंदर जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी वह स्वतः ही संपन्न हो जाएगी। जबकि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगी? अस्वतः होगी। इसके अंदर अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर विद्युत रासायनिक सेल के अंदर कैथोड को धन इलेक्ट्रोड जबकि एनोड को ऋण इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और इसमें क्या है, विद्युत अपघटनी सेल में उल्टा हो जाएगा बेटा, इसका विपरीत हो जाएगा। कैथोड को तो ऋण इलेक्ट्रोड जबकि एनोड को धन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उसके बाद विद्युत रासायनिक सेल में इसके बाह्य परपथ में आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए विद्युत रासायनिक सेल में बाह्य परपथ की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल के अंदर बैटरी या सेल या अन्य बाह्य ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये थे हमारे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के बीच में अंतर। उसके बाद यहां पर बेटा पूछा गया है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनता पर दिए गए विद्युत अपघट्यों के धनायनों व ऋणायनों की चालकताओं का योग होती है। यानी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा एम अनंत तनता पर दिए गए धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं का बेटा क्या होती है? योग होती है। ऋणायनों की चालकताओं का क्या होती है? योग होती है। ये कौन सा नियम हो जाएगा? कोलराउस का नियम। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनता पर दिए गए विद्युत अपघट्य के धनायनों व ऋणायनों की चालकताओं
की चालकताओं का योग होती हैं, का योग होती है। क्लियर? क्या लिखा परिभाषा में? लिखा किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनता पर, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनता पर दिए गए विद्युत अपघट्य के धनायनों व ऋणायनों की चालकताओं का क्या होती है? योग होती है। क्लियर? इसके बाद बेटा हमसे क्या पूछे गए? इसके अनुप्रयोग। इसका क्या पूछा गया है? अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनता पर, अनंत तनता पर, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनता पर मोलर चालकता की गणना करना। दूसरा, जल के आयनिक गुणनफल की, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करना, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करना। तीसरा, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, की वियोजन की मात्रा की गणना करना। ठीक है? और भी बेटा इसके अनुप्रयोग है, नोट करेंगे बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 4 के खा को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 4 का ग, 4 का ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता। क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया की आणविकता। क्या है अभिक्रिया की आणविकता? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं? हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिक्रिया की आणविकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने N2 प्लस में H2 और तीर के बाद बेटा बना हमारा NH3। लेकिन अब इसे क्या करना है? इस अभिक्रिया को पहले क्या करना है? संतुलित करना है। संतुलित करेंगे, यहां नाइट्रोजन 2 है, यहां नाइट्रोजन 1 है, 2 से गुणा कर देंगे। अब यहां हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहां पर बेटा क्या पर 3 दूनी 6। अब 6 हाइड्रोजन करने के लिए यहां कैसे गुणा कर दें? 3 से। तो यहां पर जो ये अभिकारक अणु हैं, इन अभिकारक अणुओं की जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की आणविकता। क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की आणविकता। परिभाषा लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। उस अभिक्रिया की
आणविकता कहलाती है। क्लियर? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि, क्या होगा? वेग नियम में निहित जो ये अभिकारक अणु हैं, इन अभिकारक अणुओं की जो सांद्रताएं होंगी, इन सांद्रताओं की घातों का योग क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो लिखेंगे वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्लियर? घातों का योग क्या बन जाएगी? अभिक्रिया की कोटि, और अभिकारक अणुओं की जो संख्या होगी, अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की आणविकता। पहले इसे नोट करिए बेटा, इसके बाद तब व्यंजक कराते हैं। नोट करो इसको। इसके बाद बेटा इसी के अंदर क्वेश्चंस बेटा हमें व्यंजक पूछा गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या पूछा गया है? व्यंजक। क्या है व्यंजक समझते हैं। देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो जो अभिक्रिया का वेग है dr/dt, यह अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होगी इसकी प्रथम घात के कैसा हो जाएगा? ये समानुपाती हो जाएगा। और अभिक्रिया का वेग बेटा यहां पर जो अभिकारक अणु होते हैं वो कैसा लिया जाता है? ऋणात्मक। क्लियर? अब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट, एक नेतांक आएगा वेग स्थिरांक के, और यहां पर r की पावर 1, और 10 की पावर 1 मतलब कितना होता है? 10। 100 की पावर 1 मतलब 100, तो r की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा? r। अब करना क्या है? आपको r को एक और कर लो और dt को इधर भेज दो, तो r ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके बेटा ये किस में हो जाएगा? भाग के अंदर। दूसरी ओर किसके अंदर आ जाएगा? भाग के अंदर, बराबर ये dt गुणा में है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा? सॉरी, ये भाग में है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा? ये गुणा में। अब करना क्या है? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? समाकलन। तो समाकलन माइनस dr/r बराबर समाकलन करेंगे बेटा k प्लस डी, k इंटू में dt, k इंटू में dt। क्लियर? यहां पर बेटा एक फॉर्मूला होता है, समाकलन होगा dx/x का, dx/x का समाकलन होता है ln x। क्या समाकलन हो जाएगा? ln x। तो dr/r का समाकलन हो जाएगा ln r, पर इसके आगे चिन्ह ऋणात्मक है, लगा देंगे, बराबर k कांस्टेंट है, नेतांक है, इसलिए इसका समाकलन नहीं होता। तो d के सापेक्ष t का समाकलन, d के सापेक्ष x का समाकलन क्या होता है? x। तो d के सापेक्ष y का समाकलन y, तो d के सापेक्ष t का समाकलन t, और प्लस में एक नेतांक आएगा c, और इसे बोलते हैं समाकलन स्थिरांक।
क्या बोलेंगे इसे, समाकलन स्थिरांक, और इसे बेटा बना देंगे समीकरण नंबर 1। क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 1। क्लियर। इसके बाद मैं मान रहा हूं बेटा, माना r बराबर बेटा लगाएंगे r0 और t बराबर क्या लगा देंगे 0। इस समीकरण के अंदर r बराबर लगाएंगे r0 और t बराबर क्या लगाएंगे 0। तो लगाएंगे ln, r की जगह बेटा लगाएंगे r0 बराबर k, इनटू में t की जगह 0 लगाएंगे और प्लस में c। 0 का गुणा बेटा किस संख्या में करोगे, 0 रहेगा, तो यहां से c का वैल्यू निकाल लेंगे। c का वैल्यू हो जाएगा बेटा माइनस के ln r0, और ये किसका वैल्यू निकलेगा, c का। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लगाएंगे माइनस के ln r बराबर k इंटू में t। अब देखो यहां चिन्ह किसका है, प्लस का, और यहां चिन्ह किसका है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और c का वैल्यू क्या है, ln r0। अब करना क्या है, ln को एक और कर लेंगे, तो ln को एक और करेंगे तो ये बेटा माइनस का है, दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस ln r बराबर किसके हो जाएगा, k इंटू में t के। अब देखो यहां से एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कि log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n, log m अपॉन n। तो ये log m माइनस log n, तो क्या बन जाएगा, log m अपॉन n, अर्थात ln r0 अपॉन r बराबर बेटा क्या हो जाएगा, k इंटू में t, k इंटू में t। अब देखो जब भी बेटा हमें ln q को बेटा हमें किस में लाना है, log के रूप में लाना है, तो ln q को log के रूप में लाएंगे तो ln q बेटा log के अंदर आएगा, तो बेटा यहां पर कौन आ जाएगा, e आ जाएगा। और e को बेटा अगर हमें किसके रूप में लाना है, tan के रूप में लाना है, किसके रूप में लाना है, tan के रूप में, तो एक संख्या से गुणा करेंगे 2.303। ln q को अगर हमें log में लाना है आधा e आ जाएगा, और e को अगर tan के रूप में लाना है तो बेटा 2.303 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो हमें इस ln को लाना है सीधा सीधा बेटा tan के रूप में, किसके रूप में लाना है, tan के रूप में लाना है, तो आप गुणा करेंगे 2.303 से, उसके बाद r0 बट्टे r बराबर बेटा लगाएंगे k इंटू में t। अब देखो ये t गुणा में है, दूसरी ओर जाके बेटा किसमें हो जाएगी, भाग के अंदर, दूसरी ओर बेटा किसके अंदर हो जाएगी, भाग के अंदर। तो 2.303 बट्टे t इंटू में log 10 r0 बट्टे r, और ये बेटा किसके होगा, k के, किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद r0 बराबर a, और a हमारी है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। तो r0 बेटा यहां पर कौन है, प्रारंभिक सांद्रता, और r क्या है, यहां पर r है हमारा a माइनस एक्स, वियोजन के पश्चात की मात्रा, वियोजन के पश्चात मात्रा, यानी अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो चुकी है उसके बाद की मात्रा। तो वियोजन के पश्चात मात्रा, यानी अभिक्रिया, प्रारंभ में अभिक्रिया बेटा a थी, फिर बेटा पूर्ण हो चुकी, कितनी हो चुकी, उसके बाद जो जितनी पूर्ण होने के बाद जो बची हुई मात्रा है वह क्या होगी, a माइनस एक्स। तो लगा देंगे k बराबर 2.303 बट्टे t log 10 r0 की जगह a बट्टे r की जगह लगाएंगे a माइनस एक्स, और यहां पर समय का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक सेकंड या मिनट, सेकंड या मिनट, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेकंड इनवर्स, या बेटा लगा देंगे मिनट इनवर्स। क्लियर, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को।
इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 4 के घ का फर्स्ट पार्ट, और क्या कह रहा है, ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं, क्यों? देखो इसका कार्य यह है बेटा कि जब हम लैंथेनम से जाएंगे ल्यूटीशियम तक, लैंथेनम से जाएंगे ल्यूटीशियम तक, तो इसका क्या होगा, आयनिक आकार घटेगा। आयनिक आकार क्या होता है बेटा, घटता है। और जब आयनिक आकार घटता है तो इसकी बेटा जो संयोजकता गुण है, इसके जो संयोजकता गुण है वह संयोजकता गुण बेटा कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। संयोजकता गुण बढ़ जाता है, जिसके कारण यहां पर लैंथेनम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा हो जाता है, कम क्षारीय हो जाता है। तो लिखेंगे यहां पर कि लैंथेनम से ल्यूटीशियम की ओर जाने पर इनके आयनिक आकार में कमी आती है, अर्थात लैंथेनम आकुंचन होता है तथा इनकी संयोजकता गुण में वृद्धि होती है, संयोजकता गुण में वृद्धि होती है, जिसके कारण ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय हो जाता है, नोट करेंगे। तब बेटा इसका सेकंड पार्ट करा रहे, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट बोला है संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला बेटा इसके अंदर पढ़ेंगे अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण बेटा कब प्रदर्शित करेंगे? इसका कारण यह है कि संक्रमण धातुओं के अधिकांश तत्व अथवा यौगिक अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि जो इनका N-1D उपकोष, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह किस गुण को प्रदर्शित करेंगे? अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे अनुचुंबकीय गुण में लिखेंगे संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण यह है कि इनका N-1D उपकोष अपूर्ण होने के कारण इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा किस गुण को प्रदर्शित करेंगे? अनुचुंबकीय गुण को, जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बेटा रंगीन। उसके बाद दूसरा बेटा इसके अंदर पूछा गया है, वह पूछा गया रंगीन आयनों का बनना। रंगीन आयनों का बनना, रंगीन आयनों का बनना बेटा, ये भी इसी का कार्ड है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कार्ड बेटा आप किसको प्रदर्शित करेंगे? रंगीन आयन को। क्लियर? तो ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा किसको प्रदर्शित करेंगे? एक तो प्रदर्शित करेंगे अनुचुंबकीय गुण को, अनुचुंबकीय गुण को, और किसको प्रदर्शित करेंगे? रंगीन यौगिक को, रंगीन यौगिक। जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे प्रतिचुंबकीय गुण को। चुंबकीय गुण में प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। और रंग के अंदर रंगहीन, रंग के अंदर बेटा किसको प्रदर्शित करेंगे? रंगहीन। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण में अनुचुंबकीय गुण को, और रंग में रंगीन यौगिक। ठीक है, तो लिखेंगे रंगीन यौगिकों का बनना, लिखेंगे अधिकांशतः, अधिकांशतः संक्रमण धातुएं, अधिकांशतः संक्रमण धातुएं रंगीन गुण को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके N-1 डी उपकोष अपूर्ण होने के कारण, अपूर्ण होने के कारण इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा किस गुण को प्रदर्शित करेंगे? रंगीन यौगिक को। क्लियर? नोट करेंगे 4 के घ को,